इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासमुंडा के क्यूमन कल्टीवेशंस को कंप्लीट किए थे। इस सेशन में हम 22वें नंबर का कल्टीवेशंस जो कि कोरिएंडर कल्टीवेशन से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 22 नंबर का कल्टीवेशन कोरिएंडर कल्टीवेशन। कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम कोरिएंडर सटाइवम होता है। कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो कोरिएंडर सटाइवम होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो कोरिएंडर आपका एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एपिएसी फैमिली को ही अम्बलीफेरी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कोरिएंडर मेनली कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट्स एज वेल एज फॉर द टेंडर ग्रीन लीव्स, यानी मुख्यतः कोरिएंडर के फ्रूट्स को उगाया जाता है किसके रूप में? तो टेंडर ग्रीन लीव्स के रूप में उगाया जाता है। फिर से मेनली कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट्स एज वेल एज फॉर द टेंडर ग्रीन लीव्स, यानी मुख्यतः इसके फ्रूट्स को उगाया जाता है टेंडर ग्रीन लीव्स के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया हाईएस्ट कोरिएंडर सीड प्रोडक्शन स्टेट इज राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोरिएंडर का सीड प्रोडक्शन करने वाला राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। Third point related to coriander cultivations. The odor and taste are due to the essential oil content, which varies from 0.1 to 0.1 to 1% in dry seeds. फिर से the odor and taste are due to the essential oil content, which varies from 0.1 to 1% in the dry seeds, यानी कि जो कोरिएंडर में ऑर्डर एंड टेस्ट होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह इसेंशियल ऑयल कंटेंट के कारण होता है, यानी कि कोरिएंडर में जो ऑर्डर होता है और कोरिएंडर में जो टेस्ट होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसेंशियल ऑयल कंटेंट की उपस्थिति के कारण होता है। विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 1% इन ड्राई सीड्स, यानी कि कोरिएंडर के जो सूखे हुए सीड्स होते हैं इसमें इसकी संख्या जो होती है या फिर उसमें जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 0.1 से लेकर 1% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप एंड कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, यानी कोरिएंडर एक प्रकार का ट्रॉपिकल क्रॉप होता है जिसको पूरे वर्ष भर उगाया जाता है एक्सेप्ट वेरी हॉट सीजन, एग्जाम्पल मार्च महीने। एक्सेप्ट यानी कि बहुत ही गर्म वाले मौसम, यानी बहुत ही हॉट सीजन मार्च अप्रैल को, मार्च से मई के महीने को छोड़कर इसके बाद पूरे वर्ष भर जो होता है वो धनिया को आसानी से उगाया जा सकता है। फिर से इट इज ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि कोरिएंडर एक प्रकार का ट्रॉपिकल क्रॉप होता है, इसको पूरे वर्ष भर उगाया जाता है। केवल जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला सीजन होता है जैसे कि मार्च से लेके मई तक, इसको छोड़कर पूरे वर्ष भर हम धनिया का कल्टीवेशन कर सकते हैं फॉर लीफ पर्पज, और इसका प्रयोग जो होता है वो लीफ पर्पज के लिए हम पूरे वर्ष भर उगा सकते हैं। बट फॉर हायर ग्रेन यील्ड इट हैज़ टू बी ग्रोन इन रबी सीजन, यदि कि इससे हमें अधिक दाने से यील्ड लेना है, इसके दाने से यदि हमें अधिक यील्ड लेना है तो इसको हम रबी सीजन्स में ज़्यादातर उगाते हैं, यानी कि लीफ पर्पज से जो होता है वो पूरे वर्ष भर हम धनिया का कल्टीवेशन कर सकते हैं केवल गर्मी सीजन को छोड़कर, जिसमें मार्च से लेकर मई तक हम छोड़कर अन्य सभी सीजन्स में जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के रूप में, यानी ग्रीन लीव्स यानी ग्रीन लीव्स के पर्पज से हम उगा सकते हैं। लेकिन हमें इससे इसके दाने से यील्ड लेना है, यानी इसका जो अगर हम दाने के रूप में यील्ड लेते हैं तो इसको रबी सीजन्स में उगाया जाता है। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर का सीड रेट कितना होता है? तो कोरिएंडर का सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और वो भी इरीगेटेड कंडीशंस में। सीड ट्रीटेड विथ ट्राइकोडर्मा विडी एट द रेट 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड हैज टू बी डन टू कंट्रोल विल्ट डिजीज, यानी कि इसका सीड रेट कितना होता है? तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है इरीगेटेड कंडीशंस में, और इसके सीड का ट्रीटमेंट जो होता है वो ट्राइकोडर्मा विडी की 4 ग्राम मात्रा पर किलोग्राम सीड के हिसाब से बिल्ट डिजीज से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर की कौन कौन सी वैरायटी फेमस होती हैं? तो कोरिएंडर की पहली वैरायटी है कोयम्बटूर फर्स्ट, दूसरी वैरायटी है गुजरात कोरिएंडर फर्स्ट, यानी कि कोयम्बटूर फर्स्ट वैरायटी होती है, गुजरात कोरिएंडर फर्स्ट वैरायटी होती है, RCR 20 वैरायटी इसी की होती है, राजेंद्र स्वाति भी इसी की वैरायटी होती है, राजेंद्र सोनिया भी इसी की वैरायटी होती है, एंड हिसार सुगंध भी इसी की वैरायटी होती है, हिसार सुरभि भी इसी की वैरायटी होती है, और साधना भी जो होती है वो कोरिएंडर की वैरायटी होती है। फिर से कौन कौन सी कोरिएंडर की वैरायटी होती है? तो कोरिएंडर की वैरायटी के अंतर्गत आपका
कोरिएंडर की वैरायटी के अंतर्गत आपका कोयम्बटूर फर्स्ट आता है, गुजरात कोरिएंडर फर्स्ट आता है, RCR 20 वैरायटी आती है, राजेंद्र स्वाति सीख वैरायटी है, राजेंद्र सोनिया भी सीख वैरायटी है, हिसार सुगंध भी सीख वैरायटी है, हिसार सुरभि भी सीख वैरायटी है, एंड सुध साधना भी सीख वैरायटी होती है। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू कोरिएंडर कल्टिवेशंस। इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू कोरिएंडर कल्टिवेशंस। Insect pest related to coriander cultivations. पहले नंबर पे आपका एफिड आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? तो पहले नंबर पे आपका एफिड आता है। एफिड कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग मिथाइल डाइमेटॉन 20 EC at the rate 2 ml per liter of water or dimethoate 30 EC at the rate 2 ml per liter of water। यानी कि एफिड का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो एफिड का कंट्रोल करने के लिए मिथाइल डाइमेटॉन 20 EC की 2 ml मात्रा पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, या फिर डाइमेथोएट 30 EC की 2 ml मात्रा पर लीटर वाटर में मिलाकर यूज करते हैं। दूसरे नंबर का जो डिजीज है, पहले नंबर पर आपका एफिड, यानी कि कोरिएंडर में सबसे ज़्यादा लगने वाला जो इंसेक्ट होता है वो एफिड होता है। डिजीज में आपका बिल्ट होता है। सी ट्रीटमेंट विथ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एट द रेट 10 किलोग्राम पर kg फॉलोड बाई सॉइल एप्लीकेशन ऑफ PPI प्लांट PPI एट द रेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि बिल्ट से बचाने के लिए, यानी कि कोरिएंडर के सीड को बिल्ट के अटैक से बचाने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 10 ग्राम मात्रा पर किलोग्राम सीड के हिसाब से प्रयोग करते हैं, या फिर हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं। क्या? तो PPIF की कितना? तो PM फर्स्ट का यूज करते हैं 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट डिजीज है, तीसरे नंबर का जो डिजीज है वो पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म एरिसाइफी पॉलीगोनी होता है। सी ट्रीटमेंट विथ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इसमें भी सी ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा किया जाता है, जिसे हम PM फर्स्ट के नाम से जानते हैं। कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? तो 10 ग्राम मात्रा। कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है? तो 10 ग्राम मात्रा जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। 10 ग्राम मात्रा पर किलोग्राम सीड के हिसाब से प्रयोग करते हैं। एंड फोलियर स्प्रे ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस फर्स्ट 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर आर स्प्रे। यानी कि अगर हम बात करते हैं फोलियर स्प्रे ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस फर्स्ट, यानी कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस फर्स्ट की फोलियर एप्लीकेशन के रूप में यदि हम यूज करते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है वेटेबल सल्फर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम वेटेबल सल्फर का प्रयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, या फिर 0.2% सोल्यूशन जो होता है वो केराथिन का प्रयोग करते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपीयरेंस ऑफ डिजीज। यानी कि जब डिजीज की थोड़ी बहुत मात्रा दिखाई देती है फील्ड में, तो उसी समय केराथिन का 0.2% सोल्यूशन जो होता है वो प्रयोग कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्प्रे एट 10 डेज आफ्टर इंटरवल, और दूसरा स्प्रे जो होता है वो 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, नीम सीड कर्नेल्स एक्सट्रैक्ट 5% स्प्रे थ्राइस। यानी नीम के सीड का कर्नेल, यानी नीम सीड कर्नेल, यानी नीम के बीज का जो कर्नेल होता है, इसका प्रयोग 5% 3 बार करना चाहिए इसका स्प्रे। नेक्स्ट कल्टीवेशन, 23वें नंबर का कल्टीवेशन है फेनुग्रीक कल्टीवेशन। यानी 23वें नंबर का कल्टीवेशन क्या दिया है? तो 23वें नंबर का कल्टीवेशन फेनुग्रीक का कल्टीवेशन दिया गया है। फेनुग्रीक का साइंटिफिक नेम ट्राइगोनेला फेनुग्रेशियम होता है, और इसकी फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फेनुग्रीक, सीड रेट कितना होता है? तो फेनुग्रीक का जो सीड रेट होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सीजन, यानी दोनों सीजन के लिए कितना आवश्यक होता है? तो रबी हो चाहे खरीफ हो, दोनों सीजन के लिए जो फेनुग्रीक की सीड रेट होती है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
फेनुग्रीक इज ए कूल सीजन क्रॉप, यानी फेनुग्रीक जो होता है वो एक प्रकार का कूल सीजन क्रॉप होता है, यानी फेनुग्रीक जो होता है वो एक प्रकार का कूल सीजन क्रॉप होता है। फेनुग्रीक जो होता है वो एक प्रकार का कूल सीजन क्रॉप्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेनुग्रीक इज यूज्ड एज वेजिटेबल एज वेल एज पल्सेस, यानी फेनुग्रीक का प्रयोग हम वेजिटेबल के रूप में भी कर सकते हैं और दाल के रूप में भी कर सकते हैं। द लीव्स एंड यंग पार्ट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स एंड द सीड्स आर एज कंडीमेंट्स, यानी कि पत्तियों का प्रयोग और इसके यंग पार्ट का प्रयोग हम वेजिटेबल के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके सीड का प्रयोग जो था वो कंडीमेंट्स के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान स्टेट हैविंग फर्स्ट पोजीशन इन फेनुग्रीक प्रोडक्शन, यानी फेनुग्रीक के प्रोडक्शंस में राजस्थान का पहला, यानी कि फेनुग्रीक के प्रोडक्शंस में पहला स्थान राजस्थान राज्य का होता है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट किसे करते हैं, तो इसका सीड ट्रीटमेंट यानी फेनुग्रीक का सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रीटेड विथ एजोस्पाइरिलम 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ट्राइकोडर्मा @ 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर फॉर 12 kg ऑफ सीड्स, यानी कि 12 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए ट्राइकोडर्मा विडी की 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और प्लस एजोस्पाइरिलम की 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटीज फॉर ग्रेन पर्पज, यानी कि ग्रेन पर्पज से फेनुग्रीक की कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो ग्रेन पर्पज से फेनुग्रीक की निम्नलिखित वैरायटी होती है, जिसमें आपका RMT 143 आता है, RMT फर्स्ट आता है, हिसार सोनाली आता है, हिसार माधवी आता है, राजेंद्र क्रांति आता है, लायम सिलेक्शन फर्स्ट आता है। यानी कि वैरायटी पर्पज से, यानी ग्रेन के पर्पज से कौन कौन सी वैरायटी यूज की जाती है इनके साथ फेनुग्रीक, तो इसमें आपका MT 43 आता है, RMT फर्स्ट आता है, हिसार सोनाली आता है, हिसार माधवी आता है, राजेंद्र क्रांति आता है, लाम सिलेक्शन फर्स्ट आता है। फॉर लीव्स पर्पज वेजिटेबल, यानी फॉर लीव या फिर वेजिटेबल पर्पज से कौन कौन सी वैरायटी यूज में लाई जाती है, तो राजेंद्र आभा आता है, पूसा अली बंचिंग आती है एंड पंतरागिनी, ये सभी वैरायटी जो होती है वो लीव्स या फिर वेजिटेबल पर्पज से फेनुग्रीक के प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है पाउडरी मिल्ड्यू रिलेटेड टू फेनुग्रीक कल्टीवेशंस। डस्ट सल्फर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फोलियर स्प्रे करते हैं किसका, तो वेटेबल सल्फर का कितनी मात्रा में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के दिखाई देने के समय 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वेटेबल सल्फर का प्रयोग जो होता है वो फोलियर स्प्रे के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है रूट राट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो रूट राट जो होता है वो, यानी फेनुग्रीक में जो रूट राट होता है वो राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। इट इज ए सीरियस डिजीज, यानी कि रूट राट जो होता है एक प्रकार का सीरियस डिजीज होता है एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाई ड्रेंचिंग कार्बेंडाजिम 0.05% फर्स्ट एट द ऑनसेट ऑफ द डिजीज एंड अनदर आफ्टर 1 मंथ, यानी कि जो रूट राट होता है वो राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। यह एक प्रकार का सीरियस डिजीज होता है और इसका कंट्रोल जो होता है वो ड्रेंचिंग कार्बेंडाजिम, यानी कि कार्बेंडाजिम का हम 0.05% प्रथम ऑनसेट ऑफ द डिजीज, यानी प्रथम बार जब डिजीज दिखाई देता है तो उसी समय 0.05% कार्बेंडाजिम का हम गड्ढे में प्रयोग करते हैं, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। और फिर दूसरी बार जो होता है वो फिर दूसरी बार 1 महीने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कल्टीवेशन, चौथे नंबर का 24वें नंबर का कल्टीवेशन है फनेल कल्टीवेशन। फनेल का साइंटिफिक नेम फेनिकुलम वुल्गेर होता है, यानी फनेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फनेल का साइंटिफिक नेम फेनिकुलम वुल्गेर होता है। किस फैमिली बिलोंग करता है, तो एपिएसिया फिर अम्लीफेली बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फनेल, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फनेल इन राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात, यानी कि फनेल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो राजस्थान में किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका गुजरात आता है। सीड रेट कितना रखा जाता है, तो फनेल का जो सीड रेट होता है अगर हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और ट्रांसप्लांटिंग पर्पज से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रिक्वायर्ड होता है। जबकि 100 मीटर स्क्वायर से एरिया नर्सरी जो होती है, यानी 100 मीटर स्क्वायर से नर्सरी एरिया इसके लिए रिक्वायर्ड होती है इतने सीड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज रिलेटेड टू फनेल। एफिड इसमें लगता है। मैनेजमेंट बाई स्प्रे डाइमेथोएट @ 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर में 2 ml डाइमेथोएट के इंसेक्टिसाइड को मिलाकर हम स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, फनेल में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, इस पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए सल्फर डस्ट की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 25वें नंबर का कल्टीवेशन है। 25वें नंबर का कल्टीवेशन है ग्वार कल्टीवेशन। ग्वार का साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। ग्वार का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्वार का साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। फर्स्ट पॉइंट, आल्सो नोन एज क्लस्टर बीन, यानी कि ग्वार को हम क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गम इज 30 to 33%, यानी कि ग्वार में जो गम प्रेजेंट होता है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो 30 से 33% मात्रा में पाया जाता है। फैमिली इसकी क्या होती है, तो इसकी फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी हो गया। यार ग्वार का फैमिली क्या होता है, तो ग्वार का फैमिली लेग्यूमिनेसी होता है। नेक्स्ट है सीड रेट की बात करते हैं, तो इसका ग्रेन पर्पज से यदि हम यूज करते हैं, यानी कि ग्वार का हम ग्रेन पर्पज से यूज करते हैं
करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम सीडेड प्रति हेक्टेयर लगता है, लेकिन फाडर पर्पज से जब हम यूज करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम यूज होता है। यानी कि सीधे सीधे मेज का भी और सोरगम का भी और इसके साथ साथ आपका ग्वार का भी फाडर पर्पज से इसे सीडेड होता है। यानी कितना, तो 40 से 45 या 40 से 50 किलोग्राम के आसपास। नेक्स्ट वैरायटीज अब ग्वार की वैरायटी कौन कौन सी होती है? RGC 936 की वैरायटी होती है तो ग्वार की वैरायटी होती है। RGC 1002 ग्वार की वैरायटी होती है। RGC 1066 ग्वार की वैरायटी होती है। RGC 1017 ग्वार की वैरायटी होती है। ग्वार की वैरायटी होती है। RGC 1017 ग्वार की वैरायटी होती है। HG 563 ग्वार की वैरायटी होती है। HG 365 ग्वार की वैरायटी होती है। HG-2-20 आपका ग्वार की वैरायटी होती है। गोमा मंजरी भी जो होती है ग्वार की वैरायटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग इज अदर फॉरेस्ट क्रॉप्स, यानी अन्य चारा वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो अन्य चारा वाली फसलों में आपका नेपियर ग्रास आता है। अन्य चारा वाली फसलों में क्या आता है? तो अन्य चारे वाली फसलों में आपका नेपियर ग्रास आता है। नेपियर ग्रास को ही हम एलिफेंट ग्रास के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पेनिसेटम परपुरियम होता है। और दूसरे नंबर पर आपका अंजन ग्रास आता है। अंजन ग्रास को ही हम धमन ग्रास के नाम से जानते हैं। यानी अंजन ग्रास को ही धमन ग्रास के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सेंचरस सिलेरियसिस होता है, यानी कि सेंचरस सिलेरियसिस होता है। तीसरे नंबर पर आपका सेवन ग्रास आता है। सेवन ग्रास का साइंटिफिक नेम लेसियूरस से साइंडिकस होता है। यानी कि सेवन ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सेवन ग्रास का साइंटिफिक नेम लेसियूरस साइंडिकस होता है। फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान मोस्टली इन जैसलमेर, यानी कि यह कहाँ पर पाया जाता है? तो वेस्टर्न राजस्थान के यानी कि जैसलमेर में सर्वाधिक रूप से जैसलमेर में, यानी कि फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान मोस्टली इन जैसलमेर राजस्थान, यानी कि यह पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट हेडिंग इज हे। डिस्कस अबाउट हे। हे क्या होता है? इट इज ए ग्रास, लेग्यूम्स आर अदर herbaceous plants that have been cut, dried and stored for used as animal fodder, particularly for grazing animals। यानी कि हे जो होता है एक प्रकार की घास होती है, या फिर एक प्रकार की लेग्यूम्स होती है, या फिर एक प्रकार की herbaceous plants होती है। that have been cut, dried, इसको हम सूखे रूप में इसे हम सूखे रूप में कट कर सकते हैं, या फिर इसको हम सूखे यानी दैट हैव बीन कट ड्राइड, और इसको हम सूखे रूप में इसको हम ड्राइड कट करते हैं। यानी कि इसका यानी हे का जो होता है वो दैट हैव बीन कट ड्राइड, इसको हम सूखे कंडीशंस में काटते हैं। एंड स्टोर्ड फॉर यूज एज एनिमल फॉडर, और इसका प्रयोग जो होता है वो एनिमल फॉडर के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। पार्टिकुलरली नेक्स्ट टॉपिक इज हे कल्टीवेशन, यानी हे का मतलब क्या होता है? तो हे एक प्रकार का ग्रासेस होता है, या फिर एक प्रकार का लेग्यूम्स होता है, या फिर एक प्रकार का अदर हर्बेसियस प्लांट्स होता है। दैट हैव बीन कट, ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर यूज एज एनिमल फॉडर्स, यानी कि इसको हम सुखा कर काटते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि घास को सुखाया जाता है, यानी कि इसमें जो कटे हुए घास होते हैं उसको सुखाया जाता है, और इसका स्टोरेज किया जाता है किसके लिए? तो एनिमल के फॉडर के रूप में इसका स्टोरेज किया जाता है, विशिष्ट रूप से फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि पशुओं को चराने के लिए। पशुओं को चराने के लिए विशिष्ट रूप से एनिमल फॉडर के रूप में इसका स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लूसन, बरसीम एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर हे मेकिंग, यानी कि हे मेकिंग बनाने के लिए, यानी हे बनाने के लिए, यानी हे का मतलब ही होता है सूखा घास। हे बनाने के लिए सामान्यतः लूसन का प्रयोग करते हैं और बरसीम का प्रयोग करते हैं, जो कि लेग्यूमिनेसी एंड थिन स्टेम क्रॉप्स सुइटेबल फॉर हे मेकिंग, यानी हे मेकिंग के लिए जो लेग्यूमिनेसी एंड थिन स्टेम वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो सुइटेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
क्रॉप्स विच हैव क्रूड प्रोटीन आर सुइटेबल फॉर हे मेकिंग, यानी क्रॉप्स विच हैव क्रूड प्रोटीन आर सुइटेबल फॉर हे मेकिंग, यानी हे मेकिंग के लिए सुइटेबल जो क्रॉप्स होते हैं जिसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, मतलब वे क्रॉप्स जिसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो हे बनाने के लिए सबसे सुइटेबल क्रॉप्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज मॉइस्चर, स्टोरेज मॉइस्चर फॉर हे, यानी हे के लिए जो स्टोरेज मॉइस्चर कितना होता है तो 15 से 18% होता है, जो कि 20% से कम होता है। यानी कि स्टोरेज मॉइस्चर फॉर हे मेकिंग, यानी हे मेकिंग के लिए जो स्टोरेज मॉइस्चर होता है कितना होता है, तो हे मेकिंग के लिए जो स्टोरेज मॉइस्चर होता है वो 15 से 18% होता है, जो कि 20% से कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज साइलेज, डिस्कस अबाउट साइलेज। साइलेज क्या होता है? इट इज ए ग्रीन फॉडर, यानी कि हेज होता है वो एक प्रकार का सूखा हुआ घास होता है, जबकि साइलेज होता है एक प्रकार का ग्रीन फॉडर होता है। केप्ट इन एयर टाइट सैलो, जिसको हम एयर टाइट सैलो में रखते हैं। विच गेट फर्मेंटेड एंड हायर मॉइस्चर 60 to 65% स्टोर्ड फॉडर विच कैन बी फेड टू कैटल्स विच गेट फर्मेंटेड, और इसको फर्मेंटेशन के लिए उसी में छोड़ दिया जाता है। एंड हाई मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर कितना रखा जाता है? तो 60 से 65% तक मॉइस्चर रखा जाता है। कब रखा जाता है? तो स्टोरेज के समय रखा जाता है, यानी फॉडर के स्टोरेज के समय जो मॉइस्चर रखा जाता है उसमें ज़्यादा रखा है, मॉइस्चर की संख्या जो होती है या मॉइस्चर का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा रखा जाता है 60 से 65% तक। विच कैन बी फेड टू कैटल, जो कि पशुओं को बाद में खिलाए जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेज इज मोस्ट सुइटेबल क्रॉप, सोरगम्स एंड ओट आर यूज्ड फॉर मेकिंग साइलेज। साइलेज बनाने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल होती है वो आपका मेज होता है, दूसरे नंबर पे आपका सोरगम होता है, तीसरे नंबर पे आपका ओट होता है, जिसका प्रयोग हम साइलेज बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप्स वुड हैव गुड परसेंटेज ऑफ शुगर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, यानी कि वे फसल से जिसमें बहुत ही अच्छी शुगर की मात्रा पाई जाती है और उसमें मॉइस्चर की भी पर्याप्तता पाई जाती है, वहीं फसल जो होती है वो साइलेज मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट 26वें नंबर का कल्टीवेशन क्या है? तो 26वें नंबर का कल्टीवेशन है टी कल्टीवेशन, जिसका साइंटिफिक नेम कामेलिया स्पेसीज होता है। इसी को हम क्वीन ऑफ बेवरेज के नाम से जानते हैं, जबकि किंग ऑफ बेवरेज जो है किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ बेवरेज जो होता है वो कॉफ़ी को कहा जाता है। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा जो होता है कॉफ़ी अरेबिका, यानी कि अरेबिका जो स्पेसीज होती है वो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, यानी कॉफ़ी अरेबिका जो होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। फैमिली क्या होता है? तो टी का जो फैमिली होता है थिएसी होता है, या फिर इसी को हम किस फैमिली से जानते हैं? तो कैमेलिएसी फैमिलीज के नाम से जानते हैं, यानी कि जो टी की फैमिली होती है वो थिएसी होती है या फिर कैमेलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? तो टी का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो चाइना होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टी का एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भी करता है, सबसे ज़्यादा चाय का उपभोग भी करता है और सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट भी करता है इनके पूरे विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया असम हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन, यानी फर्स्ट इन इंडिया असम हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन, यानी कि चाय के उत्पादन में भारत का वो कौन सा राज्य जो पहला स्थान प्राप्त करता है? तो आपका असम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर ग्रोविंग ट्री एरिया, यानी कि टी को उगाने वाले अन्य जो एरिया है इसमें आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल आता है, नीलगिरी हिल्स आता है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। फिर से अनदर ग्रोविंग एरिया इज दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु एट्सेट्रा, यानी कि जो चाय को उगाने वाले अन्य एरिया हैं जिसके अंतर्गत आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल आता है, नीलगिरी हिल्स आपका तमिलनाडु आता है एट्सेट्रा। द बेस्ट मेथड ऑफ प्लकिंग इज टू लीव्स एंड ए बड, यानी एक बड के साथ यानी कि एक बड के साथ जब हम दो पत्तियों का प्लग करते हैं तो यही सबसे बेस्ट प्लकिंग मेथड माना जाता है इन केस ऑफ टी कल्टीवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इम्परेटा सिलेंड्रिका थैच ग्रास इंपॉर्टेंट बीट्स ऑफ टी, यानी कि टी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो खरपतवार होता है, यानी कि टी का जो इंपॉर्टेंट बीट होता है उसका नाम थैच ग्रास होता है। थैच ग्रास का साइंटिफिक नेम इम्परेटा सिलेंड्रिका होता है। 27वें नंबर का क्रॉप क्या है? तो 27 नंबर का क्रॉप क्या है? तो 27 नंबर क्रॉप की बात करते हैं तो 27 नंबर का क्रॉप आपका टोमेटो कल्टीवेशन आता है। 27 नंबर का क्रॉप क्या है? तो टोबैको कल्टीवेशन है। सो 27 नंबर का क्रॉप आपका आता है टोबैको कल्टीवेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टोबैको कल्टीवेशन, सोडिक सॉइल्स आर अनफिट फॉर टोबैको प्रोडक्शन, यानी सोडिक सॉइल्स जो होता है वह टोबैको के प्रोडक्शंस के लिए बिल्कुल भी अनफिट होता है। बिकॉज द प्लांट्स अब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ क्लोराइड आयंस विच रिजल्ट्स इन ए पुअर बर्निंग क्वालिटी ऑफ लीव्स, यानी क्योंकि प्लांट्स जब क्लोराइड आयंस को बहुत ही अधिक मात्रा में ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके कारण जो
लिप्स यानी पत्तियों की जो जलने की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। एंड ए माइल्ड एसिडिक सॉइल्स यानी कि यदि मध्यम एसिडिक सॉइल्स जिसका पीएच 5 से 6 होता है आर ऑलवेज बेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी लिप्स यानी कि अच्छी क्वालिटी को लिप्स को यानी अच्छी क्वालिटी के लिप्स को प्राप्त करने के लिए यानी कि अच्छी क्वालिटी के लिप्स के प्रोडक्शंस के लिए जो माइल्ड एसिडिक सॉइल्स जिसका पीएच रेंज 5 से 6 होता है यह सबसे अच्छा माना जाता है टोबैको के प्रोडक्शंस के लिए या फिर टोबैको के कल्टीवेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, निकोटीन इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन रूट्स एंड इज कैरिड थ्रू स्टेम्स टू लीव्स वेयर इट इज स्टोर्ड यानी कि निकोटीन का प्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः रूट में किया जाता है। यानी निकोटीन का उत्पादन मुख्यतः जो होता है वो रूट में होता है। इज कैरिड थ्रू स्टेम टू लीव्स वेयर इट इज स्टोर्ड और फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस, निकोटीन का सिंथेसिस तो रूट में होता है लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है वो लीव्स में होता है और स्टेम में होता है यानी कि टोबैको की लीव्स एंड स्टोरेज में इसका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको इन इंडिया इज GTH फर्स्ट है यानी कि भारत में टोबैको की जो प्रथम वैरायटी का क्या नाम है तो भारत में टोबैको की प्रथम वैरायटी का नाम GTH फर्स्ट है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडियन टोबैको हैज़ 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज बाथ आर टेट्राप्लाइड 2n=48 यानी कि इंडियन टोबैको को दो स्पेसीज के रूप में कल्टीवेट किया जाता है जो कि टेट्राप्लाइड के अंतर्गत आते हैं। यानी इंडियन टोबैको हैज़ 2 कल्टीवेटेड स्पेसीज बोथ आर टेट्राप्लाइड यानी इंडियन टोबैको के 2 कल्टीवेटेड स्पेसीज देखने को मिलते हैं जो कि टेट्राप्लाइड के अंतर्गत आते हैं जिसका क्रॉमिंग नंबर 2n=48 होता है। पहले नंबर पर आपका निकोसियाना टोबैकम आता है। यानी पहले नंबर पर कौन सा आता है तो पहले नंबर पर आपका निकोटियाना टोबैको आता है। पहले नंबर पे क्या आता है तो पहले नंबर पे आपका निकोटियाना टोबैकम आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू निकोटियाना टोबैकम, प्लांट हाइट इसका कितना आता है तो 150 से 250 सेंटीमीटर होता है। लार्ज एंड नैरो लीफ इसमें पाया जाता है। निकोटीन कंटेंट इसमें 0.5 से लेकर 5.5% तक पाया जाता है। यूज्ड फॉर स्मोकिंग एंड च्यूइंग पर्पज यानी निकोटियाना टोबैकम का प्रयोग जो होता है वो स्मोकिंग एंड च्यूइंग पर्पज से किया जाता है और ग्रो ऑन लाइट सॉइल्स यानी कि हल्की जो मृदा होती है उसी में निकोटियाना टोबैकम को उगाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है तो पहले नंबर पे हो चुका है, गलत दिया है। दूसरे नंबर पे आपका निकोटियाना रस्टिका आता है। दूसरे नंबर पे आपका निकोटियाना रस्टिका होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो प्लांट जो होता है स्मॉलर देन टोबैकम यानी टोबैकम की अपेक्षा जो रस्टिका होता है इसका प्लांट जो होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, निकोटीन कंटेंट इसमें 3.5 से लेकर 8% तक यानी कि जिसमें निकोटीन की मात्रा जो होती है वो टोबैकम से ज़्यादा पाया जाता है। एंड यूज्ड फॉर हुक्का चिविंग एंड इस पर्पज यानी रस्टिका का प्रयोग जो होता है वो हुक्का के पर्पज से किया जाता है, चिविंग के पर्पज से किया जाता है एंड स्नैप पर्पज से किया जाता है। मोस्टली ग्रोन ऑन हेवी सॉइल्स, वो टोबैकम जो था वो लाइट सॉइल्स में उगाया जाता है लेकिन रस्टिका जो थी वो हैवी सॉइल्स में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन टोबैको जो होता है इसको भी हम निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किए हैं तो इसमें आपका फ्लू क्योर्ड वर्जिन आता है। पहले नंबर पे क्या आता है तो फ्लू क्योर्ड वर्जिन आता है जिसे हम FCB के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू FCB यानी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया सिगरेट टोबैको के नाम से इसे जगह सिगरेट टोबैको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर एक्सपोर्टेबल टाइप यानी इसका जो एक्सपोर्टर यानी कि मेजर एक्सपोर्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किए जाने वाला प्रकार होता है वो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको होता है। नेक्स्ट, कवर्स 30% एरिया एंड 20% प्रोडक्शन ऑफ टोटल यानी टोटल टोबैको का 30% एरिया और 20% प्रोडक्शन केवल फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको करता है। नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है आपका नॉन वर्जीनिया टाइप यानी दूसरे नंबर पे आपका आता है नॉन वर्जीनिया टाइप ऑफ इंडियन टोबैको। यह बीड़ी पर्पज से यूज़ करते हैं, हुक्का पर्पज से यूज़ करते हैं, चिविंग टोबैको के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 70% एरिया एंड 80% प्रोडक्शन ऑफ टोटल टोबैको यानी टोटल टोबैको का 70% एरिया यहीं कवर कर लेता है और 80% प्रोडक्शंस का यानी कि टोटल एरिया का 70% एरिया ये आपका नॉन वर्जीनिया टाइप का टोबैको कवर करता है और 80% प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शंस का 80% प्रोडक्शन जो होता है वो नॉन वर्जीनिया टाइप्स का जो टोबैको होता है वो कवर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू
टोबैको कल्टीवेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस किया जाता है, टोबैको में निम्नलिखित इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम TDPC यानी ट्रिक है आपका TDPC। यानी पहले नंबर पे आपका टॉपिंग होता है, दूसरे नंबर पे डीसकरिंग होता है, तीसरे नंबर पे प्राइमिंग होता है एंड चौथे नंबर पे क्यूरिंग होता है। तो पहले नंबर पे आपका जो टॉपिंग होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड्स आइदर अलोन आर विथ फ्यू अपर और टॉप लीव्स फ्रॉम द प्लांट टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स। यानी लीव्स की क्वालिटी यानी पत्तियों की साइज को, पत्तियों की क्वालिटी और पत्तियों के साइज को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट से हम जब फ्लावर हेड्स को अकेले या फिर फ्लावर हेड्स को साथ कुछ ऊपर की और कुछ नीचे की पत्तियों का लेकर रिमूव करते हैं तो उसी को टॉपिंग कहा जाता है। फिर से लीव्स की यानी पत्तियों की क्वालिटी को और पत्तियों की साइज को इम्प्रूव करने के लिए जब हम टोबैको के प्लांट्स से फ्लावर हेड के साथ यानी कि कुछ ही फ्लावर हेड के साथ या फिर कुछ ही फ्लावर हेड के साथ या फिर कुछ ही पत्तियों के साथ रिमूव करते हैं तो उसी को हम टॉपिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डीसकरिंग। क्या होता है? तो डीसकरिंग में फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डीसकरिंग आफ्टर अबाउट 70 डेज ऑफ टॉपिंग, यानी टॉपिंग के 7 दिन बाद एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो, एक्सिलरी बर्ड्स जो होता है वो ग्रो होता है। रिमूवल ऑफ सच लेटरल ब्रांचेज आर सकर्स, जिसे हम एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, इज कॉल्ड डीसकरिंग। यानी कि टॉपिंग के 7 दिन बाद एक्सिलरी बर्ड्स उग जाते हैं, उस एक्सिलरी बर्ड को रिमूव करने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? डीसकरिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डीसकरिंग। द मेन ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। यानी कि जो टॉपिंग एंड डीसकरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है यह एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? तो न्यूट्रिएंट एंड फ्लावर हेड, न्यूट्रिएंट एनर्जी डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लोअर हेड्स टू लीव्स। यानी कि निचली फ्लावर हेड यानी फ्लावर हेड से फिर से द मेन ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लोअर हेड्स टू लीव्स। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यानी टॉपिंग एंड डीसकरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एनर्जी को डाइवर्ट करना और न्यूट्रिएंट को भी डाइवर्ट करना। कहाँ से? तो फ्लावर हेड से पत्तियों की तरफ डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या है? तो तीसरे नंबर पे आपका प्राइमिंग आता है। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स। यानी कि जब हम मैच्योर लीव्स को रिमूव करते हैं तो उसी को प्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इंटायर हार्वेस्ट नीड 5 to 6 प्राइमिंग। यानी कि संपूर्ण हार्वेस्टिंग के लिए 5 से 6 प्राइमिंग किया जाता है। यानी कि प्राइमिंग कितनी बार किया जा सकता है? तो पूरे लाइफ साइकिल में, यानी कि टोबैको के लाइफ साइकिल में जो होता है वो 5 से 6 बार प्राइमिंग आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यूज्ड इन सिगरेट एंड रेपर टोबैको। यानी कि प्राइमिंग किया हुआ जो पत्ती होती है यानी कि मैच्योर लीव्स का प्रयोग जो होता है वो सिगरेट बनाने में करते हैं और टोबैको के रेपर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर पर क्यूरिंग होता है। इट इज इसेंशियली ए ड्राइंग प्रोसेस वेयर बाई मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ लीव्स इज रिमूव्ड टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर एंड एरोमा टू द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि क्यूरिंग जो होता है वो इसेंशियली होता है, इसेंशियली यानी कि आवश्यक रूप से, यानी क्यूरिंग जो होता है वो आवश्यक रूप से एक ड्राइंग पर्पस हो जाता है। ड्राइंग पर्पस होता है, ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत सर मॉइस्चर ऑफ लीव्स यानी जिसके अंतर्गत जो मॉइस्चर लीफ यानी जिसके अंतर्गत लीफ का जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव किया जाता है ताकि उसके कलर, टेक्सचर और एरोमा यानी कि ताकि उसके कलर को बचाया जा सके, उसके टेक्सचर को बचाया जा सके और उसके एरोमा के बचाया जा सके, यानी फाइनल प्रोडक्ट। फिर से इट इज इसेंशियल ए ड्राइंग प्रोसेस वेयर बाई मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ लीफ इज रिमूव्ड टू इम्पोर्ट रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर एंड एरोमा टू द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि टोबैको के फाइनल प्रोडक्ट में कलर, टेक्सचर एंड एरोमा यानी फाइनल प्रोडक्ट में कलर, टेक्सचर और एरोमा के लिए लीफ से मॉइस्चर को रिमूव करने की क्रिया को ही क्यूरिंग कहा जाता है। क्यूरिंग एक प्रकार का ड्राइंग पर्पस होता है। नेक्स्ट है एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में क्या कहता है? तो फ्लूक क्यूरिंग यूज्ड फॉर सिगरेट प्रोसेस। यानी कि फ्लूक क्यूरिंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो फ्लूक क्यूरिंग का प्रयोग जो होता है वो सिगरेट प्रोसेस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन 28वें नंबर का कल्टीवेशन है बकवीट कल्टीवेशन, जिसका साइंटिफिक नेम फैगोपायरम
एस्कुलेंटम होता है फाइगोपायरम एस्कुलेंटम, यानी बकवीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बकवीट का साइंटिफिक नेम फाइगोपायरम एस्कुलेंटम होता है। किस फैमिली बिलोंग करता है, तो पॉलीगोनेसी फैमिली बिलोंग करता है। इसी को हम सीडियोसिलियर के नाम से जानते हैं। फ्रूट ऑफ बकवीट को एकिन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि बकवीट के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो एकिन के नाम से जानते हैं। टोक्यो इज द वैरायटी ऑफ बकवीट, यानी टोक्यो किसकी वैरायटी है, तो टोक्यो जो होती है वो बकवीट की वैरायटी होती है। लीव्स एंड फ्लावर कंटेन सेल क्लैड रूटीन, यानी कि बकवीट के पत्ती में और बकवीट के फ्लावर्स में दोनों में ही एक कल क्लैड हो जाता है जिसका नाम रूटीन है। सोविंग टाइम ऑफ बकवीट क्या होता है, तो जून जुलाई, यानी कि बरसात का महीना इसका सोविंग टाइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग दिया है क्या, तो नेक्स्ट हेडिंग दिया है क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी, यानी क्रॉप कल्टीवेशन से जो संबंधित टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।